हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द 12th सस्पेक्ट। इस मूवी को 2019 में साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था और ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में 1953 में जब कोरिया वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद साउथ कोरिया का कैसा माहौल था और वहाँ के लोगों पर किस तरह से शक किया जा रहा था, इसी थीम को लेकर ये मूवी बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि एक टी शॉप में जाता है और कॉफी ऑर्डर करता है। हम इस टी शॉप में जैंग और मून को एक दूसरे से बात करता देख पाते हैं कि तभी वहाँ पर इस टी शॉप के ओनर सन आकर उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगती है। मैं इधर आपको बता दूं कि इस शॉप को सन और उसका पति सुक चलाता है जिसका एक पैर टूटा हुआ है। अब ऐसा क्यों है ये आपको लास्ट में पता चलेगा। इसके बाद सन पार्क को उसकी कॉफी देती है। इधर पार्क सन से कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन सन उसको ना का इशारा करके वहाँ से चली जाती है। सन के जाने के बाद वहाँ बैठा चुल जो कि एक पोएट था, वो पार्क से सुक की हालत देखते हुए कहता है कि कैसे ऐसे इंसान को इतनी सुंदर वाइफ मिल गई, लेकिन पार्क उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और घड़ी में टाइम देखने लगता है। चुल उससे पूछता है क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तो पार्क मना करते हुए एक फ्रेंच बुक निकाल कर पढ़ने लगता है। वहीं पर हम दूसरी सीट में ह्यूक और ली को देख पाते हैं। ह्यूक पेशे से एक पोएट है और ली एक पेंटर। यहाँ ह्यूक ली से पूछता है कि उसके सर पर ये चोट कैसे लगी, लेकिन ली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सीक्रेट के डब्बे से पेपर निकालकर कुछ ड्रॉ करने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर होंग नाम का एक आदमी आता है। होंग पेशे से एक पेंटर है। होंग की हालत से हम समझ पाते हैं कि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। यहाँ पर होंग पार्क के सामने आकर बैठ जाता है और कुछ याद करने की कोशिश करते हुए पार्क से कहता है कि मुझे याद आ गया कि बार में लोग जिस इंसान के मर्डर के बारे में बात कर रहे थे उसका नाम साकुरा था। साकुरा का नाम सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोगों का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर जाता है, लेकिन तभी शॉप में एक कॉल आता है पर उस कॉल पे कोई जवाब नहीं देता और कॉल अपने आप कट हो जाता है। ठीक उसी समय बाहर से एक अनजान आदमी आता है। सन उस अनजान आदमी का वेलकम करती है और उसका ऑर्डर लेती है। अब वहीं बैठा होंग अपनी बात जारी रखते हुए साकुरा के बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा पोएट था। तभी चुल होंग से पूछता है क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि साकुरा कैसे मरा और उसे किसने मारा। तो होंग बताता है कि वो जिस बार में गया था वहाँ पे उसने लोगों से सुना था कि साकुरा का मर्डर कल रात नामसान की पहाड़ी से धक्का देने के कारण हुआ था। इसे सुन पार कहता है कि तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो, क्या पता कि वो वहाँ गया हो और पहाड़ से फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई हो। तभी वहाँ पर सन होंग की कॉफी लेकर आती है और होंग से पूछती है क्या आपको सच में लगता है कि ये एक मर्डर है। ये सुनते ही होंग को पार्क और सन पर शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें इस मर्डर के बारे में कुछ पता है। तो सन इस बात से इनकार करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये सब इसलिए पूछ रही है क्योंकि साकुरा अक्सर यहाँ आया करता था। तभी होंग कुछ सोचते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम मुझे शक की नजरों से देख रहे हो, लेकिन मैं इतना भी नहीं पीता कि मैं किसी की मौत को लेकर मजाक करूं। मैंने जो उस बार में सुना था बस वही बताया है। ये सुनते ही चुल हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ये बात थोड़ी फनी लगी क्योंकि साकुरा हमेशा से एक बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म का इंसान था। साथ में वो बहुत ही घटिया पोएम्स लिखता था और सब उससे नफरत करती थी। मेरे लिए ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है कि वो इतनी जल्दी मारा गया। तभी सुक सन को बुलाता है और कहता है कि कॉफी रेडी हो गई। इसे सुनते ही सन कॉफी लेने चली जाती है। तभी बाहर से प्रोफेसर शिन आती हैं और ली के सामने वाले टेबल पर बैठ जाती हैं। वहीं सन उस अनजान आदमी को कॉफी देती है। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है और होंग से कहता है क्या आपने नामसान पहाड़ी का जिक्र किया। तो ये सुन सब उस आदमी को देखने लगते हैं। वो आदमी बताता है कि उसका नाम किम है और वो स्पेशल ओपीएस यूनिट का मास्टर सर्जेंट है और वही इस केस का इंचार्ज है।
इसके बाद किम कहता है कि आपका कहना सही है कि साकुरा का मर्डर नामसान पहाड़ी से गिरने पे हुआ, और मैंने ये भी सुना है कि विक्टिम अक्सर यहाँ आया करता था क्योंकि इस शॉप में ज्यादातर आर्टिस्ट या लिटरेचर कॉफी के मजे लेने आते हैं। तभी जैंग खड़ा होकर कहता है कि साकुरा भी हम में से एक था, और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि वॉर के बाद सबकी कैसी हालत हो गई थी, फिर भी आपको ये लगता है कि हम इधर कॉफी के मजे लेने आते हैं। तो किम जैंग से सॉरी मांगते हुए कहता है कि मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। तभी होंग किम से कहता है कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो कि साकुरा को जानते हैं, और आज मैंने बार में साकुरा के बारे में सुना। आगे होंग बताता है कि साकुरा बहुत ही शांत किस्म का इंसान था, और मैंने शायद ही किसी को उसके साथ बात करता हुआ देखा होगा। साथ ही में मुझे साकुरा कुछ खास पसंद नहीं था क्योंकि वो सबको नजरअंदाज करता था। तभी पार्क होंग की बात को काटते हुए कहता है, क्या सच में ये एक मर्डर है? क्या पता पहाड़ियों में उसके पैर डगमगा गए हों और वो नीचे गिर गया हो, ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। तो इसे सुन किम कहता है कि आपका किया गया सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब हमने बॉडी को देखा तो हमें पता चला कि विक्टिम को पहले गोली से मारा गया था, और ये कोई आम घटना नहीं हो सकती। इस बात को सुन वहाँ बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और कुछ देर के लिए सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी मून हंसते हुए जांग से कहता है कि सुसाइड करके मरना कितना बोल्ड होगा, और यहाँ तो मर्डर हुआ है, ये तो सुनने में और भी ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन जांग कहता है, क्या तुम कभी थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है। इसके बाद किम अपनी सीट पे वापस जाकर कॉफी के लिए शक्कर मांगता है और सन से पूछता है क्या साकुरा यहाँ का डेली कस्टमर था। तो सन बताती है कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार यहाँ आया करता था। जिसके बाद किम पूछता है, क्या आपने कभी साकुरा के साथ किसी और को देखा था या उसका बिहेवियर जो आपको कुछ अजीब लगा हो? तो सन कहती है, नहीं, साकुरा हमेशा अकेले बैठता था और शांत रहता था, वो बस कॉफी पीता और शांति से चला जाता था। तभी पार्क उठता है और टेलीफोन के पास जाकर कहता है कि आज मेरी एक मीटिंग थी, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? तो सन उसे हाँ कहती है, लेकिन पार्क एक नंबर डायल करके रुक जाता है और कहता है कि उसे अभी याद आया कि उसकी मीटिंग कल है। ऐसा बोलकर पार्क अपनी सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद किम पूछता है, क्या कोई और है जो साकुरा के बारे में कुछ और जानता है? तो ह्यूग खड़ा होकर एक बुक निकालता है और साकुरा के द्वारा लिखी गई एक पोएम पढ़ के सुनाता है। इस पोएम का नाम विंड होता है। इस पोएम को सुनकर किम कहता है कि ये बहुत ही प्यारी पोएम थी, लेकिन चुल कहता है बेकार, ये बहुत ही बेकार पोएम थी, जिस पर किम ज्यादा ध्यान नहीं देता और ह्यूग से वो पोएम की बुक मांगता है और उसको थैंक्स कहता है। ह्यूग बताता है कि उसने कभी साकुरा से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वो उससे हाय हेलो करता था। तभी चुल को कुछ याद आता है और वो जैंग की तरफ देखता है और मूवी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ पे उस दिन साकुरा टी शॉप में बैठकर कुछ लिख रहा था, वहीं सामने चुल भी बैठा हुआ था, जो देखता है कि जैंग साकुरा से कुछ बात करता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है, और ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है। फिर जैंग प्रेजेंट में बताता है कि ये सच है कि मैं साकुरा से बात करने गया था, क्योंकि साकुरा एक बहुत ही अच्छा पोएट है, लेकिन साकुरा ने मुझसे बात नहीं की और मैं वापस आ गया। लेकिन चुल कहता है कि वो बस एक फालतू पोएट था और कुछ नहीं। फिर होंग चुल से कहता है कि तुमने भी तो साकुरा को एक रात पीकर कहीं जाते हुए देखा था। तो चुल कहता है हाँ, और कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर चुल ने शराब पी रखी थी और तभी उसे साकुरा दिखता है, जिसने भी शराब पी हुई थी, और वो खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। इसके बाद साकुरा उठता है और वहाँ से चला जाता है, और ये फ्लैशबैक इधर खत्म हो जाता है। चुल बताता है कि साकुरा को देखकर मुझे हमेशा से उसमें कुछ गड़बड़ लगती थी और वो मुझे एक गलत इंसान लगता था। लेकिन जांग कहता है कि तुम थोड़ा संभल के बोलो, तुम बस उससे चिढ़ते थे और कुछ नहीं। ये सुनते ही चुल खड़ा हो जाता है और जैंग से लड़ने लगता है, लेकिन बाकी सभी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मूवी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन टी शॉप में जैंग अपना कुछ काम कर रहा था और वो नोटिस करता है कि चुल किसी से कॉल पर बात कर रहा है।
चुल की बातों से पता चलता है कि उसके द्वारा लिखी गई पोएम को खारिज कर दिया गया था। कॉल में चुल का एडिटर कहता है कि तुम्हें साकुरा जैसा अच्छा पोएम लिखना चाहिए। इसे सुन चुल गुस्से में फोन रख देता है और साकुरा पे गुस्सा करता है, जिसके बाद ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में होंग चुल को शांत करवाता है। तभी यूक उठता है और सबको बताता है कि चुल ने जो रात वाली कहानी बताई थी वो झूठ है, क्योंकि उस रात मैंने भी साकुरा को देखा था। और अब फिर से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर यूक ने रात के समय साकुरा को कहीं जाते हुए देखा और उसका पीछा किया, और उसने चुपके से देखा कि चुल साकुरा को मार रहा था और उसे बुरा भला कह रहा था। चुल वहाँ से साकुरा को मार के चला जाता है और साकुरा अपने पेपर्स को उठाने लगता है। और अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे चुल घबराते हुए कहता है कि उसने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सभी उसे ही मर्डर न समझने लगे, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि मैं साकुरा से नफरत करता हूँ। अब यहाँ शाम हो जाती है और किम सारी जगह की लाइटें ऑन करते हुए मिस चोई का नाम लेता है और कहता है क्या कोई इन्हें जानता है। वहीं पे बैठा ली यूक को एक पेपर देता है। किम आगे कहता है कि मिस चोई को बहुत लोग जानते हैं और वो फ्रांस से पढ़कर यहाँ आई थी और मॉडर्न ख्यालात की औरत थी। क्या पता शायद वो साकुरा के मरते समय उसके साथ हो या फिर साकुरा और मिस चोई का रिलेशनशिप चल रहा हो। तो होंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, साकुरा मिस चोई से उम्र में काफी बड़ा था और साकुरा का भी स्टैंडर्ड था, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वहीं बैठे प्रोफेसर शिन बताती हैं कि मैं जहाँ पे चोई पढ़ती है वहाँ का प्रोफेसर हूँ और साकुरा रोज यूनिवर्सिटी के बाहर चोई से मिलने आता था। मुझे जब इस बारे में पता चला तब मैंने साकुरा को धमकी भी दी थी। इसे सुन ली खड़ा होकर कहता है कि झूठ मत बोलो, लेकिन किम ली को बिठा देता है। प्रोफेसर शिन बताते हैं कि चोई एक बहुत ही होनहार लड़की थी और बहुत अच्छी पोएम लिखती थी, जिसे सुन होंग कहता है कि सब लोग ही मिस चोई को बहुत पसंद करते थे। होंग की बात सुन के ली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिर से बांधी गई पट्टी को खोलकर फेंक देता है और बताता है कि मेरे बाल आज चिपक गए थे इसलिए मैंने पट्टी लगा रखी थी। तो यू कहता है तुम अपने लुक्स को लेकर कब से इतना सोचने लगे। तभी वो देखता है कि ली उस पेपर में चोई की ड्राइंग कर रहा था। इसका मतलब ली मिस चोई को पसंद करता है। इसके बाद किम सबकी बात सुनकर कहता है कि चोई एक बहुत ही सुंदर लेडी थी, इसलिए शायद आप सभी उसे पसंद करते थे और शायद साकुरा का भी दिल उस पर आ गया हो। तो पार्क कहता है कि अगर आपको लगता है कि चोई ने साकुरा के साथ कुछ किया है तो आप गलत समझ रहे हैं, चोई ऐसी लड़की नहीं थी। ये कहकर पार्क बाथरूम चला जाता है। बाथरूम में हम देख पाते हैं कि पार्क बहुत घबराया हुआ था और उसकी नजर तभी एक तार पर जाती है जो कि कटी हुई थी। इसके बाद पार्क बाथरूम से बाहर आके चुपके से सन को एक पर्ची देकर चला जाता है। वहीं किम सबकी बात नोटिस कर रहा था। किम कहता है कि मैंने बस मिस चोई के बारे में थोड़े सवाल क्या किए, आप लोग तो उसको डिफेंस करने लगे। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि चोई पर हमें शक है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि चोई को हम सस्पेक्ट समझ रहे हैं। वहीं सन देखती है कि उस पेपर में लिखा था कि फोन की तार काट दी गई है। पार्क किम द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि आप बार बार चोई और साकुरा के रिलेशन के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आपको चोई पर शक है, इसलिए मैंने ये सब कहा। तो अब किम बताता है कि कल रात हमें साकुरा की बॉडी के साथ साथ मिस चोई की भी बॉडी मिली थी और उसे भी गोली मारकर फेंक दिया गया था। चोई के मर्डर के बारे में सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तभी प्रोफेसर शिन कहते हैं कि आज सुबह ही मुझे एक लेटर मिला था जिसमें चोई ने मुझे यहाँ आकर मिलने को लिखा था। शायद किसी ने मुझे यहाँ बुलाने के लिए मजाक किया होगा। तभी ली उठता है और गुस्से में किम का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम हमें ये बात अब बता रहे हो। लेकिन यूक ली को पकड़ लेता है और उसे वापस अपनी सीट पर ले जाता है। ये सारी बातें सुनकर मून बताता है कि उसने कल रात 2 कपल्स को नामसान की पहाड़ी की तरफ जाता देखा था और तभी उससे 2 अमेरिकन सोल्जर्स टकरा गए थे और वो दोनों सोल्जर्स भी उन दोनों कपल्स का पीछा करते हुए नामसान की तरफ जाने लगे। उस समय बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और मैंने भी शराब पी हुई थी। साथ में मेरे घर में मेरी वाइफ भी मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं उन लोगों के पीछे नहीं गया और अपने घर वापस आ गया।
तो किम कहता है कि आपका मतलब वो अमेरिकी सोल्जर्स कातिल हो सकते हैं? तो मून कहता है हाँ। इसके बाद किम कहता है क्या आपने उन दोनों कपल्स का चेहरा देखा था? मून कहता है कि मैंने बस उन दोनों को पीछे से देखा था और रात बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। किम कहता है कि इसका मतलब ना ही आपने उन दोनों लोगों के चेहरे देखे और ना ही मर्डर होता हुआ देखा। तो मून कहता है कि अगर मैंने मर्डर होता हुआ देखा होता तो मैं सीधा पुलिस को कॉल करता। तभी किम कहता है कि कल रात पुलिस को कॉल उन्हीं दोनों अमेरिकन सोल्जर्स ने किया था, लेकिन इधर जैंग कहता है कि क्या पता उन सोल्जर्स ने मर्डर करके पुलिस को कॉल किया हो। पर किम कहता है कि ये भी हो सकता है क्योंकि वो सोल्जर्स अपने देश को छोड़कर अपने परिवार से दूर लड़ने इधर आए हैं और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो लोग गलती से ये सब कर सकती हैं। तभी सूक कहता है कि आपका मतलब ये है कि जो लोग आर्मी में हैं या फिर वॉर में लड़ रहे हैं वो लोग किसी को भी मार सकते हैं। तो किम कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। इसके बाद किम अपने बैग से एक गन निकालता है और कहता है कि ये गन ना ही हमारे देश के सोल्जर्स यूज करते हैं और ना ही अमेरिकी सोल्जर्स यूज करती हैं। ये गन हमें क्राइम सीन पर मिली। इस गन को TT-33 कहा जाता है और इसे सोवियत यूनियन में बनाया जाता है। ऐसा बोलकर किम वो गन टेबल पर रख देता है और सन के पास जाकर पूछता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कल रात आप कहाँ थी? तब सूक आकर कहता है कि क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? तो किम कहता है कि मैं बस सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। सन बताती है कि उसके पति यानी सूक के पैरों के कारण वो ज्यादा चल नहीं पाता, इसलिए हम शॉप बंद करके घर चले गए थे। इसके बाद किम कहता है कि मैंने सुना है कि आप दोनों इस शॉप को 1949 से चलाते आ रहे हैं, यहाँ तक कि वॉर के टाइम भी आप लोग ये शॉप चला रहे थे। सन कहती है कि उन्होंने हर कठिनाइयों का सामना करके इस शॉप को वॉर के समय भी चलाया था, लेकिन किम कहता है कि वॉर के टाइम मैं बाल बाल मरने से बचा हूँ और आपने ये शॉप सही सलामत चला लिया। इंटरेस्टिंग। ऐसा बोलकर किम सबसे पूछता है क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कल रात आप सब कहाँ थे? तो जैंग बताता है कि कल रात वो अपने एक दोस्त के घर में कैनन बॉल डिसमेंटल कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले कंपनी में कैनन बॉल डिसमेंटल करते समय पकड़ लिया गया था और इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो हॉन्ग कहता है कि एक न्यूज़पेपर राइटर कैनन बॉल के साथ क्या कर रहा था। जैंग बताता है कि उसके एक दोस्त ने कहा था कि उसके पास जापानीज कैनन बॉल है जिसे वो डिसमेंटल करके बेच देगा और उससे उन्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि वॉर के कारण लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी और इसलिए जैंग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये सब कर रहा था। किम जैंग से पूछता है कि वो किस न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। जैंग बताता है कि वो डोंगन डेली में एज ए स्टोरी राइटर था। तो किम कहता है कि मैंने आपकी स्टोरीज पढ़ी हैं, वो काफी अच्छी होती थी और मुझे बहुत पसंद आती थी, लेकिन एक दिन आपकी स्टोरी आना बंद हो गई और अब मुझे समझ आया कि आपको जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए वो कहानियाँ आना बंद हो गई थी। जिसके बाद किम पूछता है क्या आप कभी मिस चोई से मिले थे? तो जैंग बताता है कि हाँ, चोई अक्सर उसके पास लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आती थी और हमें इससे ज्यादा कभी बात नहीं हुई। ये सुन किम उस गन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या आपने कभी इसे देखा है? तो जैंग साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद मून बताता है कि वो एक पोएट है और उसने भी ये गन पहली बार देखी है। जिसके बाद हॉन्ग बताता है कि कल रात वो चुल के साथ बार में था और बार से निकलने के बाद वो पूरी रात चुल के घर पर ही ठहरा था। तो चुल कहता है कि हॉन्ग सच कह रहा है और साथ ही में ये दोनों ये भी बताते हैं कि इन दोनों ने भी इस गन को आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ हॉन्ग ये भी बताता है कि साकुरा के मर्डर के बारे में उसने बार में कुछ लोगों से सुना था, लेकिन किम कहता है कि साकुरा के मर्डर के बारे में अभी पब्लिक या न्यूज रिपोर्टर्स को कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर बार में बैठे उन लोगों को कैसे पता चल गया? तो हॉन्ग कहता है कि वो सच कह रहा है, उसने अपने कानों से बार में कुछ लोगों को साकुरा के मर्डर के बारे में बात करता हुआ सुना था। तो किम कहता है ठीक है, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसके बाद किम पार्क से पूछताछ करता है। पार्क बताता है कि कल वो पूरे दिन अपने घर पर ही था और वो चोई से भी कुछ दिनों से नहीं मिला है। तभी ली खड़ा होकर कहता है कि पार्क झूठ बोल रहा है और अब मूवी 3 दिन पीछे जाती है, जहाँ पे रास्ते में ली चुपके से पार्क और चोई को बात करता देखता है और यहाँ पर चोई
किसी कारण से गुस्सा होकर चली जाती है और पार्क भी उसके पीछे जाता है और ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है। अब इधर पार्क बताता है कि वो इस बारे में भूल गया था। इसके बाद किम पार्क जो बुक पढ़ रहा था उसे देखता है और कहता है कि जापान में फ्रेंच बहुत ही कम लोगों को आती है। तो इसे सुन पार्क बताता है कि वो और चोई एक ही गांव से हैं और उस विलेज में अक्सर फ्रेंच लोग आया करते थे, इसलिए उन दोनों को फ्रांस जाके पढ़ने का मौका मिला। लेकिन मैं चोई को हमेशा एक दोस्त की नजरों से देखता था। तो किम कहता है एक लड़का और लड़की अपने देश से दूर जाकर एक साथ पढ़ाई करती हैं और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आप दोनों सिर्फ दोस्त थे, तुम दोनों के बीच जरूर कुछ था। इसी कारण से ली को बुरा लगता था क्योंकि वो भी चोई को पसंद करता था। ऐसा कहकर किम ली की तरफ देखते हुए कहता है कि आप भी जरूर यहाँ चोई से मिलने आए थे। तो ह्यूग बताता है कि आपने सही कहा, ली को उसके गेट पर एक पेपर मिला था जिसमें चोई ने टी शॉप में आज मिलने के लिए उसे बुलाया था। यहाँ पे किम ली के पास बढ़ते हुए कहता है कि एक तरफा प्यार इंसान को गलत राह तक भी ले जा सकता है, क्या तुम उन दोनों को मानना चाहती थी? तभी सूक कहता है कि ये बहुत अजीब तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का। तभी किम कहता है कि वो बस कड़ियों को जोड़कर केस को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है। लेकिन सूक कहता है कि मर्डर कल रात को हुआ था और अभी मर्डर हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ। लेकिन तब भी आपको यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे पार्क और चोई के रिलेशन के बारे में और चोई किस किस लोगों से मिलती थी। यहाँ पर किम का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो जाता है। खैर आगे सूक कहता है कि ये कोई आम सिविल केस नहीं हो सकता क्योंकि इस केस को खुद एक मिलिट्री का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ पे किम एकदम से ली से एक सवाल करता है, क्या तुम कभी किसी नॉर्थ कोरियन ऑफिसर से मिले हो? ये सुन सूक कहता है कि तुम इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हो? और तभी सूक को याद आता है कि किम ने स्टार्टिंग में बताया था कि वो स्पेशल ओपीएस यूनिट से आया है जो कि एंटी गवर्नमेंट केसेस को सॉल्व करती हैं। और तभी किम फोन बूथ के पास जाकर उसे उठा के रख देता है और घड़ी में टाइम देखते हुए दरवाजा खोल देता है। हम देख पाते हैं कि बाहर से 2 सोल्जर्स अंदर आ जाती हैं और सब लोगों पर गन तान देती हैं। और अब किम ली के पास वापस जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पड़ोसियों से सुना था कि तुम्हें एक बार आर्मी ऑफिसर के साथ देखा गया था। तो ली बताता है कि वो बस उसका कजन था और वो दोनों बस खाना खाने के लिए मिले थे और 3 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। तो किम कहता है कि तुमने हमारे दुश्मनों के आर्मी के ऑफिसर को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। तभी ह्यूग कहता है कि आप ली को गलत ना समझे, वो किसी दूसरे देश के लोगों से मिला हुआ नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है। और वैसे भी साकुरा के केस में आर्मी ऑफिसर का क्या कनेक्शन? इधर किम बताता है कि एक देश के लिए सबसे खतरनाक बात है उसके देश में कम्युनिस्ट लोगों का होना। तभी ली कहता है कि वो कोई कम्युनिस्ट नहीं है और वो तो बस आर्मी ऑफिसर से इसलिए मिला था क्योंकि वो मेरा कजन है और हमने मिलके बस बचपन की बातें की थी। ये सुन के किम एक फोटो निकाल कर पार्क को देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त देता हूँ इसके बारे में सोच के बताने के लिए। इसके बाद किम वापस से ली के पास जाता है और कहता है कि हमने वॉर के दौरान बहुत सी सेक्रीफाइस की हैं। ऐसा बोलकर किम ली को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि देशद्रोही की एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो लोग झूठ बहुत बोलते हैं। तभी किम की नजर नीचे गिरे एक पेपर पर जाती है जो कि ली ने ह्यूग को दिया था और हम देख पाते हैं कि वो पेपर एक्चुअली किम की डायरी का था। मतलब यहाँ मिलने का लेटर किम ने ही ली के लिए लिखा था ताकि वो यहाँ आए। इसके बाद किम प्रोफेसर शिन के पास जाता है और कहता है कि जब सियोल में पपेट आर्मी ने कब्जा कर लिया था तब आपने बहुत अच्छी कहानी बनाई थी। शिन कहता है कि वो कुछ समझा नहीं कि किम किस बारे में बात कर रहा है। तो किम एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा शिन को दिखाता है और इसे देख शिन सब सच बताने लगता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो दूसरे देश की आर्मी के लोग उसकी बेटी और वाइफ को मार डालते, इसलिए उसने उन लोगों का साथ दिया। इसके बाद किम एक बुक दिखाते हुए कहता है कि कम्युनिस्ट पर बेस्ड ये बुक हमें आपके डेस्क पर मिली। तो शिन कहता है कि ये उसने वॉर से पहले ली थी, वो भी जब वो रशिया में था और उसने ये बुक बस पढ़ने के लिए ली थी और कुछ नहीं, और वो कोई कम्युनिस्ट नहीं है।
लेकिन किम कहता है कि कोई भी देशद्रोही खुद को देशद्रोही नहीं बोलता और ऐसा कहकर किम शिन पर गोली तान देता है और कहता है कि वो कभी भी एक देशद्रोही को माफ नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने कितना कुछ खोया है इस लड़ाई के दौरान। और अब किम शिन को भी बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम जैसे प्रोफेसर हमारे देश के बच्चों को भी देशद्रोही बना दो। जिसके बाद किम शिन को लगातार पीटने लगता है और फिर शांति से अपनी सीट पर बैठकर अपने हाथ से खून साफ करने लगता है। शिन और ली की हालत देख के चुल बहुत ही डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के सोल्जर्स चुल को मारकर उसकी हदमरी हालत बना देती हैं। इसके बाद होंग किम के पास आकर कहता है कि मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ, जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देख पाती हैं और यहाँ पे ये सारे लोग आज इस बात को लेकर दुखी थे कि वो आज इस शॉप में क्यों आए। साथ ही इस जगह पर डर का माहौल बन गया था। तभी बाथरूम से किम बाहर आता है और मून से कहता है कि अब आपको कैसा लग रहा है अपनी मौत को सामने देखते हुए। फिर किम सन और सुक के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ करना आपके टी शॉप में ऐसा माहौल बनाने के लिए, लेकिन मैं फैक्ट के बेस्ड पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। सन कहती है कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो आप इन लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी किम कहता है कि ये सारे लोग भी आप दोनों की तरह बुरे इंसान हैं और अब किम इन दोनों के राज खोलने लगता है और कहता है कि जब पपेट आर्मी यहाँ पर वॉर के दौरान फंस गई थी तब आप लोगों ने उन लोगों को यहाँ पनाह दी थी ताकि तुम्हारी दुकान को वो पपेट आर्मी यानी दूसरे देश की आर्मी आराम से चलाने दे। और यही तुम्हारा सीक्रेट है कि इस शॉप को वॉर के दौरान कुछ भी नहीं हुआ था और वैसे भी तुम लोगों को तो बस खाने पीने और रहने से मतलब है, चाहे देश को कुछ भी हो। तो सन कहती है कि हम वॉर के समय सुक के पैर के कारण बाकी लोगों की तरह कहीं नहीं जा पाए और इधर ही फंस के रह गए। इसे सुन किम कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें उन लोगों को अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम जैसे लोगों के ही कारण हमने बहुत कुछ झेला है। सन कहती है कि हमारा वो मकसद नहीं था, अगर हम उन्हें रहने नहीं देते तो वो लोग हमें मार डालते। तो किम कहता है कि मिस सन, मैंने सुना है कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी पपेट आर्मी के लोगों से। तो सुक कहता है कि मैं आपको कितनी बार बता दूं कि ये सब हमने बस अपनी जान बचाने के लिए किया था। तभी किम वो गन जो कि सोवियत यूनियन ने बनाई थी उसे दिखाते हुए सन और सुक से कहता है कि इसे तो आप दोनों अच्छे से पहचानते होंगे, और ये कहकर वो सुक पर गन तान देता है। तभी जैंग खड़ा होकर कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, हम लोग तो बस यहाँ पर कुछ न कुछ करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सुन किम कहता है कि तुम बीच में मत आओ, मैं पहले से ही तुम्हारी स्टोरी को पढ़कर बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी कहानी भी लोगों को भड़काने वाली होती थी। क्या तुम लोगों को अपनी कहानियों से देशद्रोही बनाना चाहते हो? ऐसा कहकर किम जैंग की कहानियों की बहुत बुराई करता है, जबकि स्टार्टिंग में किम जैंग की कहानियों की तारीफ कर रहा था। इसे सुनते ही जैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सोल्जर्स पर हमला करता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है। जैंग की हालत देख किम कहता है कि इधर तो बहुत सारे देशद्रोही भरे हुए हैं, और किम एकदम से हंसते हंसते शांत हो जाता है और कहता है कि इधर लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहती हैं, लेकिन सिर्फ वॉर से बचने के लिए बहाने बनाने का आर्ट रखती हैं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कितने लोग वॉर के दौरान भूख से मर गए। क्या तुम लोग चाहते हो कि वॉर दोबारा हो और हमारा देश खत्म हो जाए? ठीक तुम लोगों की तरह ही साकुरा भी एक देशद्रोही ही था। ऐसा कहकर किम खड़ा होता है और सन की तरफ गुस्से से बढ़ता हुआ कहता है कि तुमने वो गन मिस जोई को क्यों दी थी? क्या तुम लोग मिलकर कोई प्लान बना रहे थे? लेकिन बीच में सुक सन को बचाने आ जाता है, पर किम उसे दूर फेंकते हुए सन से कहता है कि ऐसे कितने लोगों का तुमने ब्रेन वॉश किया है। और अब मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे एक दिन किम चुपके से ओरिएंटल टी शॉप के पास जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है कि जिस गन को दिखाते हुए किम बार बार सवाल कर रहा था, असल में वो गन सन ने ही मिस जोई को दी थी। और अब मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे किम गुस्से से सन पर चिल्लाता है, लेकिन सुक उससे बोलता है कि बस बहुत हो गया। तो किम अब सुक को पीटने लगता है, लेकिन सन सुक की जान की भीख मांगते हुए बताती है कि वो गन एक नॉर्थ कोरियन ऑफिसर यहाँ वॉर के दौरान छोड़ गया था।
तो किम पूछता है कि लेकिन फिर तुमने वो गन मिस चोई को क्यों दी, पर इस बारे में सन कुछ नहीं बता पाती। ये देखकर किम अपनी गन निकाल लेता है और तभी पार्क खड़ा होकर कहता है कि बहुत हुआ, रुक जाओ, मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ। पार्क कहता है कि मैं कम्युनिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वही सच्चाई है। पार्क बताता है कि वो और मिस चोई और साकुरा एक ही गांव से थी, लेकिन सिर्फ मुझे और मिस चोई को ही फ्रांस जाके पढ़ने का मौका मिला। और अब मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम चोई, पार्क, सन और सुक को एक साथ देख पाते हैं। इधर चोई बताती है कि जब वॉर हो रही थी तब मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चों की पढ़ाई को छुड़वाकर उन्हें आर्मी में भर्ती किया जा रहा है और कोयलों के खान में भी उन्हें काम पर लगा दिया जा रहा है। और साकुरा जो कि टीचर है, उसने भी अपने स्टूडेंट्स को युद्ध के मैदान में भेज दिया और खुद एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। साथ ही में इस वॉर के दौरान मेरा भाई भी मारा गया, जबकि वो 20 साल का भी नहीं हुआ था, और मेरा मानना है कि साकुरा को इस सब का भुगतान करना चाहिए। तो सन कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, वॉर अब खत्म हो चुका है। सन पार्क को कहती है कि तुम चोई को कुछ समझाओ, लेकिन पार्क कहता है कि उसकी चोई के साथ इस टॉपिक को लेकर पहले ही बहुत बहस हो चुकी है और वो मेरी बात नहीं सुनने वाली। तभी सूक कहता है कि चोई ठीक कह रही है, क्योंकि जिस आम पुलिस ऑफिसर ने मुझे टॉर्चर करके मेरा पैर तोड़ा था, अब वो इंसान चीफ ऑफिसर है। ऐसा कहकर सूक चोई से कहता है क्या उसके पास कोई प्लान है। इधर हम एक विजन देख पाती हैं, जहाँ पर चोई साकुरा को पहाड़ी से धक्का दे देती है। मतलब चोई का यही प्लान है कि वो साकुरा को वहाँ बुलाकर उस पहाड़ी से धक्का देकर मार डालेगी। लेकिन मर्डर से पहले चोई शाम के टाइम वापस टी शॉप में आती है और यहाँ सन चोई को वो गन उसकी हिफाजत के लिए देती है, और यही सीन किम ने छिपकर देखा था। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है और पार्क कहता है कि ये सब चीजें कम्युनिज्म से जुड़ी हुई नहीं है और यही असली सच्चाई है। इसके बाद पार्क कहता है कि अब मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका, और यहाँ सन भी कहती है कि मुझे वो गन चोई को नहीं देनी चाहिए थी। फिर किम कुछ सोचते हुए कहता है कि चाहे तुम दोनों कुछ भी कहो, लेकिन ये फैक्ट तो नहीं बदलने वाला कि तुम लोग देशद्रोही नहीं हो। यहाँ पे पार्क रोते हुए कहता है कि इस सब का उसे कोई आइडिया नहीं था। तो किम कहता है कि तुम बीती हुई घटना का इस्तेमाल करके हमारे देश को अभी कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। इसके बाद किम गुस्से में पूछता है क्या तुम इन देशद्रोही के साथ मरना चाहती हो। तो पार्क गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे माफ कर दो, उसे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सुनते ही किम सुक की तरफ गन तानते हुए कहता है कि तुमने सब कुछ जानते हुए भी दुश्मनों का साथ दिया था, लेकिन सुक कहता है कि तुम्हारा असली मकसद देशद्रोही को पकड़ना नहीं बल्कि कुछ और है। और अब फिर से हम उसी नामसान पहाड़ी का एक और विजन देख पाती हैं, और इस बार चोई साकुरा को धक्का देकर खुद को सन की दी गई गन से शूट कर मर जाती है। खैर इधर किम बताता है कि मेरा मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन चोई ने खुद को गिल्ट में आकर मार डाला था। इसे सुनते ही सुक खड़ा होकर टेबल के पास जाकर उस गन को उठाकर उसमें से एक गोली निकालता है। और अब मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि जब सन ने चोई को वो गन दी थी तब उसमें बस एक ही गोली थी, क्योंकि बाकी गोलियां तो सूक ने निकाल कर अपने पास रख ली थी। और इसी के साथ मूवी वापस प्रेजेंट में आती है और इधर सूक बताता है कि इस गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो कि अभी भी इस गन के अंदर है, लेकिन आपके कहने के हिसाब से चोई और साकुरा दोनों को गोली से मारा गया था। इसका मतलब कत्ल इस गन से नहीं हुआ है और तुम झूठ बोल रहे हो। असल सच्चाई अभी भी सभी के सामने नहीं आई है। और अब सूक किम को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूँ। और अब हमें इधर असली सच्चाई पता चलती है कि उस दिन साकुरा और चोई कैसे मरे थी। असल में चोई साकुरा को लेकर उस पहाड़ी तक गई थी और वो उसे पहाड़ी से धक्का देने वाली भी थी, लेकिन इधर साकुरा कहता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। ऐसा कहकर साकुरा अपने बैग से कुछ निकालने लगता है कि तभी दूर से कोई साकुरा और चोई को गोली मार देता है और उन दोनों की बॉडी के पास जाकर साकुरा की लिखी गई एक कहानी को उठा लेता है
जो कि साकुरा बहुत टाइम से लिख रहा था। असल में इस कहानी में वो सब लिखा हुआ था जो वॉर के दौरान कोरिया में उसके बच्चों के साथ हो रहा था और साकुरा इसे सबके सामने लाना चाहता था और इसलिए साकुरा इस कहानी को बार बार बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि साकुरा ने अपने स्टूडेंट्स को किम के कमांड पर ही बॉर्डर पर भेजा था और ये बात साकुरा ने अपने बुक में मेंशन भी की थी। पर अगर ये कहानी लोगों के बीच आती तो किम को नौकरी से निकाल दिया जाता और इसलिए किम ने ही साकुरा और चोई को मार डाला था, क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों मिलकर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ पर सूक बताता है कि तुमने उन दोनों की बॉडी को कवर करने के लिए एक प्लान बनाया कि क्यों ना तुम जिन लोगों से साकुरा मिलता था उन्हें देशद्रोही करार करके तुम तुम्हारे किए गए गुनाहों को छिपा लो और इसलिए तुमने उन सबको इधर बुलाया जिन पर तुम्हें शक था कि इन लोगों को जरूर तुम्हारे और साकुरा के करतूतों के बारे में पता है, लेकिन असल में इनमें से किसी को भी साकुरा और किम के बारे में पता नहीं था। पर अब यहाँ पे मौजूद सबको इस बारे में पता चल गया था। इधर सुक दोबारा से कहता है कि तुम भी उन देशद्रोही में से हो जो देश को अंदर से ही खोखला कर रहे हैं। तो किम इसे सुनकर कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है और मैं इसे झुटला भी नहीं सकता, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ अपने देश को उस भयानक वॉर से बचाने के लिए किया और ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बेस्ट है। लेकिन सुक कहता है कि ये सब तुम देश के लिए नहीं बल्कि खुद के गुनाहों को छिपाने के लिए कर रहे हो। तो किम कहता है मैं ये बस अपने देश के प्रति प्रेम के लिए कर रहा हूँ। सुक कहता है कि ये कैसा देश प्रेम है जहाँ पर तुम हमारे पूरे देश को शमशान घाट में बदल दोगे। ये सब सुनते ही पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से किम पर हमला कर देता है, लेकिन किम पार्क को फेंक कर जैसे ही उस पर गन तानता है सुक उस पर हावी हो जाता है, लेकिन वहाँ का एक सोल्जर सुक को हटाने की कोशिश करता है कि तभी सन उस सोल्जर पर पीछे से वार करती है, लेकिन फिर किम इधर सुक पर भारी पड़ता है और वो सुक को दूसरी तरफ फेंकते हुए सन पर गुस्सा करके उसे धक्का दे देता है और सुक को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। और जब सुक सन के पास रेंगता हुआ जाता है तो किम चिल्लाते हुए कहता है कि इधर सिर्फ मैं ही असली देश प्रेमी हूँ। पर तभी ह्यूग, जिसे ये सब देख के गुस्सा आ जाता है, वो पीछे से किम की तरफ गुस्से से बढ़ता है और तभी हमें टी शॉप के अंदर से गन चलने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि ह्यूग को गोली लग गई थी। ये देखकर पार्क सदमे में चला जाता है और बार बार बोलने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और अब कैमरा शिफ्ट होता है किम की तरफ, जो सब लोगों को देखते हुए ये सोचने लगता है कि वो ये सब कैसे साफ करेगा और यहाँ कैमरा ब्लैंक हो जाता है, जिसके बाद हम एक नरेशन में सुन पाते हैं कि किम द्वारा सियोल में 11 स्पाइस को पकड़ा गया जो कि देश के अंदर रहकर देश को खोखला कर रहे थे और इस दौरान इन सारे देशद्रोही का एनकाउंटर कर दिया गया और इन लोगों के देशद्रोही होने की गवाही पार्क ने दी थी। फिर हम पार्क को देख पाते हैं जिसके पास किम आता है और उसे एक पेपर देकर चला जाता है। पार्क देखता है कि उस पेपर में उस टी शॉप पे जितने भी लोग थे उनकी मुर्दा तस्वीरें थी, साथ ही में साकुरा को इनका लीडर बताया जा रहा था। यहाँ पार्क को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर सन, सुक, चोई और पार्क जब साकुरा के मर्डर का प्लान बना रहे थे तब पार्क बहुत डरा हुआ था और बार बार कह रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सुक कहता है कि हमें रिस्क लेना होगा और वैसे भी ये लोग हमें बस कुत्ते और सुअर जैसा समझते हैं और हमें इनके खिलाफ कुछ करना होगा। और इसी फ्लैशबैक के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस आप तक ला पाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।